मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इंटरप्रिटेशन क्लोज में थर्ड डेफिनेशन डॉक्यूमेंट दस्तावेज की परिभाषा पर चर्चा कर रहा हूँ। दस्तावेज शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित करने से पहले इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 29 में भी परिभाषित किया जा चुका था। इसके अलावा दस्तावेज शब्द की परिभाषा जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के धारा 3 सब क्लोज 18 में भी दस्तावेज शब्द की परिभाषा दी हुई है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में भी दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया हुआ है। यदि हम एक छोटी और सर्वमान्य परिभाषा दस्तावेज की देखें तो यूँ कहा जा सकता है, एवरीथिंग विच इज ऑन एनीथिंग। एवरीथिंग विच इज ऑन एनीथिंग, कोई भी बात किसी भी पदार्थ पर है वह दस्तावेज कहलाता है। सामान्यतः हम ये गलती करते हैं कि दस्तावेज का अर्थ किसी कागज पर कोई बात अंकित करने से लेते हैं, लेकिन दस्तावेज शब्द की परिभाषा ब्रॉड सेंस में दी गई है। अर्थात दस्तावेज किसी कागज पर लिखी हुई कोई बात तो है ही, साथ ही साथ मिट्टी पर गुत्थम गुत्था के निशान या किसी पत्थर पर अंकित कोई बात या कोई फोटोग्राफ भी दस्तावेज शब्द में शामिल होता है। इसके लिए यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 की परिभाषा को देखें तो धारा 3 में ये लिखा हुआ है कि दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशित हो या उपयोग किया जा सके। और इसी धारा 3 में स्पष्ट किया हुआ है कि क्या क्या चीज़
दस्तावेज हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है लेख, राइटिंग दस्तावेज है। मुद्रित, शिलामुद्रित, प्रिंटेड या फोटोचित्र शब्द दस्तावेज हैं। या मानचित्र या रेखांक, मैप एंड प्लान दस्तावेज हैं। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख, इनक्रिप्शन दस्तावेज हैं। और इसी तरह लिखा हुआ है उपहासांकन, कैरिकेचर अर्थात व्यंग्य चित्र दस्तावेज हैं। तो इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि अंक, चिन्ह या अक्षर इनमें से किसी एक द्वारा ये या एक से अधिक द्वारा अगर किसी भी पदार्थ पर कोई भी विषय या बात अंकित है वह दस्तावेज मानी जाती है। यदि हम इसी अधिनियम की धारा 61 से लेकर 66 का अवलोकन करते हैं तो हमें धारा 61 में जो प्रावधान किया गया है उससे हमें दस्तावेज के दो प्रकार प्राप्त होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, पहला प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्राथमिक दस्तावेज और दूसरा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट द्वितीयक दस्तावेज। प्राथमिक दस्तावेज को धारा 62 में स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज प्राइमरी डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 4 तरह के दस्तावेज प्राथमिक दस्तावेज माने जाते हैं, जिनमें पहला है स्वयं दस्तावेज, जो विवादित या विवाद का विषय है। वह स्वयं दस्तावेज जब पेश किया जाता है तो वह प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसी तरह यदि कोई दस्तावेज कई मूल प्रति में बना हुआ है तो हर एक प्रति प्राथमिक दस्तावेज कहलाती है। इसी तरह यदि कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट्स में, प्रतिलेखों में निष्पादन किया गया है तो वह जिस व्यक्ति ने उसका निष्पादन किया है अर्थात साइन किया है वह उसके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य, प्राथमिक दस्तावेज माना जाता है। काउंटर पार्ट जैसे यदि हम बात करें तो आपने कोई कंपटीशन के फॉर्म भरते समय आजकल तो सीधे ही फीस जमा हो जाती है। पहले फीस जो है वो सीधे जमा नहीं हुआ करती थी। और इसी तरह यदि हम उदाहरण लें तो बैंक में जब आप पैसे जमा करवाते हैं तब 2 पार्ट में फॉर्म फिल होता है, दोनों पार्ट में सेम जानकारी भरी जाती है और एक पार्ट
सील और साइन करके बैंक के कर्मचारी द्वारा आपको दे दिया जाता है। तो वह जो हिस्सा है उसे हम काउंटर पार्ट कहते हैं। जब बैंक वाले ने सिग्नेचर और साइन कर दिया तो वह रकम आपके खाते में जमा हुई है, ये इस बात का प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसी तरह इसमें एक आ गया है एक रूपात्मक प्रक्रिया, मुद्रण या शिलामुद्रण या फोटोग्राफी। प्रिंटिंग तो आप जानते हैं आजकल होती है कंप्यूटर से। इसी तरह शिलामुद्रण है जो पहले पत्थर के मशीनरी द्वारा प्रिंट हुआ करता था, उसे शिलामुद्रण कहते हैं। और फोटोग्राफी पहले कैमरे से फ़ोटो खींची जाती थी और उसका उसमें रील डलती थी। वो रील जो है वो ओरिजिनल है और उससे जितनी भी कॉपी निकालेंगे वो आपकी प्राइमरी डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। तो ये 4 प्राथमिक दस्तावेज माने जाते हैं। इसी तरह जब हम धारा 63 का अवलोकन करते हैं तो 5 तरह के द्वितीयक दस्तावेज माने जाते हैं, जिनमें पहला है प्रमाणित प्रति सर्टिफाइड कॉपीज, जो धारा 65 के अनुसार उल्लिखित हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रति, जो आप फोटोकॉपी निकलवाते हैं, ओरिजिनल रखी जाती है और उसके प्रिंट आउट जो निकलते हैं, यांत्रिक प्रक्रिया जो शुद्धता स्वयं में स्थापित करती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रति भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें काउंटर पार्ट, प्रतिलेख जिसने निष्पादन नहीं किया है, जैसे आप चेक डालते हैं बैंक में तो उसके साथ जो फॉर्म फिल किया जाता है वो भी 2 पार्ट में होता है, लेकिन उस पर बैंक का कर्मचारी आपको सील साइन करके नहीं देता है। इसलिए वो पार्ट जो आपने स्वयं में अलग कर लिया और बैंक अधिकारी के सील साइन नहीं है, तो वह काउंटर पार्ट जो है वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और इसी तरह अगर उस दस्तावेज को किसी व्यक्ति ने देखा है और वो न्यायालय में आकर मौखिक वृत्तांत देता है तो वो ओरल एविडेंस भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, लेकिन उसके द्वारा स्वयं के द्वारा वो दस्तावेज देखा जाना अनिवार्य है। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ओरिजिनल से फोटो कॉपी की गई प्रति द्वितीयक दस्तावेज मानी जाती है, लेकिन प्रतिलिपि की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी ऑफ फोटोकॉपी, वो किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है, न प्राइमरी और न सेकेंडरी। इसी तरह यदि हम बात करें दस्तावेज पर न्यायिक निर्णय की, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा एल चौरारिया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में 1968 में दिया गया निर्णय है, जिसमें यह कहा गया था कि फोटोग्राफ यदि न्यायालय में पेश किए जाते हैं तो
उनको संदेह से परे और विश्वसनीय साबित करना अनिवार्य होता है। कहीं कोई ट्रिक फोटोग्राफी तो नहीं यूज की गई है। ये न्यायालय बारीकी से अवलोकन करता है। और इसी तरह यदि हम बात करें राजकुमार सेठी बनाम जानकी देवी का 2016 का उच्चतम न्यायालय का डिसाइडेड निर्णय है, जिसमें यह तय किया गया था कि यदि कोई पक्षकार किसी व्यक्ति को अपना विटनेस बताता है लेकिन उस विटनेस का परीक्षण न्यायालय में नहीं करवाता है, तो क्या इस तथ्य को न्यायालय एडवर्स प्रिजम्पशन, कोई प्रतिकूल अनुमान न्यायालय के द्वारा उस मामले के तथ्य और परिस्थिति के आधार पर निकालता है। अर्थात किसी विटनेस का न्यायालय में पेश नहीं करना और उसका परीक्षण नहीं करवाना अनिवार्य नहीं है कि उससे उस पक्षकार के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अनुमान लगाया ही जाए। ये उस विवाद के तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि न्यायालय उस पर प्रतिकूल अनुमान लगाता है या नहीं लगाता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में तीसरी परिभाषा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और उसके प्रकार पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज के चौथी और अंतिम परिभाषा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।